नमस्ते, मेरा नाम मदन मोहन तिवारी, श्रमिक +2 हाई स्कूल तोपा पिंडरा। मैं आप सभी बच्चों का रामगढ़ जिले के अंतर्गत चलने वाले लॉकडाउन ई पाठशाला में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप घर पे स्वस्थ होंगे और हमारे जो लॉकडाउन ई पाठशाला ग्रुप है उस पे जो भी वीडियोज आ रहे होंगे आपके क्लास से संबंधित उसको आप देख रहे होंगे। आज हम लोग इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो टॉपिक बचे हुए हैं सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेल्फ इंडक्शन होता क्या है। सेल्फ इंडक्शन एक फिनोमिनन है जिसके तहत इंड्यूसिंग ईएमएफ जो होता है वो कॉइल में जनरेट होता है अपने आप, जब कॉइल में करंट बढ़ता है या घटता है। अगर करंट कांस्टेंट रहेगा तो सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेनन नहीं होगा। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द सेल्फ कॉइल, मतलब उसी कॉइल में ड्यू टू चेंज इन करंट। और जब करंट चेंज होगा तो हम लोग सभी को मालूम है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द ग्रोथ और डीके ऑफ करंट, मतलब बढ़ते हुए करंट को भी अपोज करेगा और घटते हुए करंट को भी अपोज करेगा इन द कॉइल and hence delays the current to acquire the maximum value। ठीक है, जब अपोजिशन मिलेगा, बढ़ रहा है करंट और उसको अपोजिशन मिल रहा है तो करंट मैक्सिमम लेवल पर तुरंत नहीं पहुंच पाएगा। मैक्सिमम लेवल पे पहुंचने में उसको समय लगेगा, उसको डिले होगा। उसी तरह से मैक्सिमम लेवल पे है और करंट अगर घट रहा है तो तुरंत ऑल ऑफ सडन घट करके जीरो नहीं होगा, उसको घटने में, जीरो होने में भी समय लगेगा। तो सेल्फ इंडक्शन जो है इसको हम लोग इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं, एज इट अपोजेस द ग्रोथ और डीके ऑफ करंट, क्योंकि ये ग्रोथ और डीके दोनों को अपोज कर रहा है। ठीक है, इनर्शिया में भी वही होता था, किसी भी तरह के स्टेट में, जो भी स्टेट में है वो रेस्ट में है तो वो मोशन में लाने वाले जो भी फोर्सेस होते थे उनको अपोज करता था। ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन में तो वो रेस्ट में नहीं आना चाहता है, उसको इनर्शिया कहते थे। उसी तरह से यहाँ पर ये अपोजिशन देता है ग्रोथ और डीके ऑफ करंट दोनों को, इसलिए हम लोग इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। अब ये सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, हर कॉइल की अपनी विशेषता अलग अलग होती है। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग सभी को जानते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का। ठीक है, और अगर आपको इक्वल करना है तो आपको एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाना पड़ेगा, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के रूप में हम लोग एल लगाते हैं। एल जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं या सिंपली सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, ये जिस तरह से रेजिस्टर में रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर में कैपेसिटेंस होता है, उसी तरीके से कॉइल में, ठीक है, इंडक्टर में इंडक्टेंस होता है। तो फ्लक्स हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और हम लोग इक्वल करने के लिए एल लगा दिए कांस्टेंट। अगर करंट हमारा 1 हो जाए तो एल हमारा 5 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। इसको हम लोग दूसरे ढंग से भी बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ भी। ठीक है, अगर हम लोग EMF इक्वल टू लिखते हैं -d∅dt होता है, फाई के जगह पर LI लिख देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा E इक्वल टू -LdI/dt। और अगर -di/dt को 1 मान ले, माइनस का मतलब डीके, तो अगर रेट ऑफ डीके ऑफ करंट को 1 मान ले तो E हमारा किसके बराबर हो जाएगा, L के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस इन द इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल when माइनस साइन था इसलिए डीके बोलेंगे, when rate of decay of current is unity। उसी फॉर्म में हम यहाँ लिख करके बताए हैं। देखिए आपको, आपके लिए है E इक्वल टू -d∅dt, E हो गया -LdI/dt। अगर हम लोग di/dt यहाँ लिखा हुआ, ये -di/dt को 1 मान लेंगे तो L हमारा E के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस के यूनिट को देखेंगे। आपको मालूम है फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज का सबका यूनिट होता है। सेल्फ इंडक्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, तो वो हेनरी होता है उसका यूनिट। सेल्फ इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी व्हेन 1 एम्पियर करंट इन ए कॉइल लिंक्स मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 1 वेबर। उसी को हम लोग दूसरे टर्म में बताए हैं इन टर्म्स ऑफ
इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब अगर हम लोग एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस देखना चाहते हैं, आखिर सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, तो हम लोग एक सोलेनॉइड लेते हैं, ठीक है। आप देखिए इसको दोबारा, एक सोलेनॉइड आया, इसका नंबर ऑफ टर्न्स n है, इसका लेंथ l है। लेंथ बोलने का मतलब होता है दोनों फ्री एंड के बीच का लेंथ, ये लेंथ l है। और इसमें अगर हम लोग करें, हाँ एक और जरूरत पड़ेगा एरिया का, यहाँ पे a जो है वो एरिया है। करंट I फ्लो कर रहा है, हम लोग जानते हैं सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट स्मॉल एन आई। स्मॉल एन क्या था आपको हम बता चुके हैं पहले भी, कैपिटल N बाय L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक अक्रॉस वन टर्न ऑफ द क्वाइल, ठीक है। क्वाइल के एक टर्न में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई था, पुट कर दिए। अगर हमको टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स देखना है तो हमको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर आई इंटू ए बाई एल। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ना नीचे में एक ही एल इसलिए आ रहा है क्योंकि एक ही बार स्मॉल एन आया था, ठीक है। और हम बाद में इसको स्मॉल एन को लिखे हैं कैपिटल एन बाय एल। अब फिर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन के लिए हम एन से मल्टीप्लाई किए तो एन स्क्वायर हो गया। अगर फ्लक्स को हम करंट से डिवाइड कर दें तो जो डाटा हमको मिलेगा वो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस होगा, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, या हम इसी को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर ए इंटू एल। मतलब कैपिटल एन बाय एल को हम लोग स्मॉल एन कहते हैं क्योंकि एन स्क्वायर किया तो एक बार और स्मॉल एल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। अगर हमको सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ाना है किसी क्वाइल का बिना उसके नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज किए हुए, बिना उसके लेंथ को चेंज किए हुए, बिना एरिया में कोई चेंजिंग किए हुए, तो हम लोग बढ़ा सकते हैं सिर्फ उसके अंदर मैग्नेटिक सबस्टेंस को हमको डालना पड़ेगा, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस को। एनर्जी इन इंडक्टर, अगर हमको एनर्जी निकालना है, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, हम बहुत छोटा सा बना करके वीडियो इसमें हमको भेज रहे हैं। स्मॉल वर्क डन जो होता है वो होता है ई आई इंटू डी टी माइनस में। अब अगर हम लोग लिखना चाहेंगे ई के जगह पे तो माइनस एल डी आई बाई डी टी लिख सकते हैं, तो एल आई डी आई हो गया। टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेट करेंगे, आई डी आई का इंटीग्रेशन आई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम करंट के लिए हम लोग देखेंगे तो आई नॉट होता है, तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो वर्क डन आ जाएगा हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, और जो ये वर्क डन होगा वही इसका एनर्जी स्टोर होगा। अब हम लोग आ रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। म्यूचुअल इंडक्शन बताने के लिए हम आपको सिंपल सी एक छोटी सी बात बताते हैं। अगर दो क्वाइल को हम लोग इंडक्टिवली कपल्ड करते हैं, ये इंडक्टिवली कपल्ड का मतलब समझना होता है कि अगर दो वायर का एक्सिस सेम है, एक के ऊपर दूसरे को हम लोग लपेट दिए हैं, और एक क्वाइल से अगर हम करंट पास कराएंगे तो अपने आप दूसरे क्वाइल में अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। अपोजिंग वर्ड आता है लेंज लॉ से, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है या इंड्यूस करंट सेटअप हो जाता है, ठीक है। उस फिनोमिनन को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमिनन ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द सेकेंडरी क्वाइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन द प्राइमरी क्वाइल, हेंस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी क्वाइल, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस, अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे हम लिखेंगे, इसमें भी फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट लिखेंगे। यहां सिर्फ हम 2 1 और 1 लिख रहे हैं, इसका मतलब समझिए phi 2 1 जो यहां लिखा हुआ है, ये phi 2 1 है। phi 2 1 का मतलब है फ्लक्स, ठीक है, प्रोड्यूस इन क्वाइल 2 ड्यू टू करंट इन क्वाइल 1, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट इन 1 का। इक्वल करने के लिए m लगा दिए कांस्टेंट, m को बोलेंगे हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगेन इसको डिफाइन करने का वही तरीका है, आप I1 को 1 मान लीजिए और m इक्वल टू 5 हो जाएगा, या दूसरा तरीका भी है, एकदम सेम टू सेम है, सेल्फ इंडक्शन से मिलता जुलता। हम लोग यहाँ 5 की जगह पर लिख देंगे d5 बाई dt की जगह पर 5 की जगह लिखेंगे m I1, ठीक है। तो di1 बाई dt को माइनस में जो है उसको अगर हम 1 मान लेंगे तो E2 हमारा m के बराबर हो जाएगा। बस उसी तरीके से इसका भी यूनिट जो होता है वो हेनरी होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है 1 हेनरी कब होगा, जब 1 एम्पियर का करंट पास करेगा प्राइमरी क्वाइल से
और प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 1 वेबर अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। इसको देख लेंगे। इसके बाद हम लोगों का जो लास्ट टॉपिक है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड, यहां पर देखिए दो हम कॉइल बनाए हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। एक पहला कॉइल है, पहला कॉइल जो आया उसको हम P से डिनोट करें, वो प्राइमरी है। दूसरा कॉइल उसी के ऊपर लपेटा हुआ, इसको हम S से डिनोट करेंगे और ये सेकेंडरी होगा। कलर हम दोनों का अलग कर दिए हैं। सेकेंडरी कॉइल के दो एंड्स को हम गैल्वेनोमीटर से जोड़े हुए हैं, ठीक है। लेंथ L है, नंबर ऑफ टर्न्स N है, एरिया A होगा, दोनों का एरिया A माने हुए हैं। प्राइमरी कॉइल से करंट I1 फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्राइमरी सोलेनॉइड कितना होगा, म्यू नॉट स्मॉल n1 इंटू I1, क्योंकि करंट हम I1 माने हुए हैं। फ्लक्स अगर हम देखना चाहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया करेंगे, फिर वही तरीका है। तो φ21 हो गया, फ्लक्स पर टर्न निकला, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, म्यू नॉट n1 I1 इंटू A। n1 के जगह लिख देंगे कैपिटल N1 बाय L। अगर हमको टोटल देखना है तो नंबर ऑफ टर्न्स किसका मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंडरी का। ध्यान रखिएगा N1 N2 का सब चीज हम सेम रखे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी का, सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग रखे हैं। प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। तो हम लोग फ्लक्स किसके साथ देख रहे हैं, हम लोग सेकेंडरी के लिए देख रहे हैं, तो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब फ्लक्स हमारा M21 I1 हुआ, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 ड्यू टू करंट इन 1। अगर हम इसको इक्वेट करेंगे तो हमारा M21 का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 A बाय L। इसी को अगर हम लिखना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो स्मॉल n1 n2 हो जाएगा। जब पर यूनिट लेंथ लिखेंगे तो L से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली करके हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि सेकेंडरी में भी करंट फ्लो करेगा I2, तो उसके कारण देखेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 ड्यू टू करंट इन 2, ये भी आंसर उतना ही आएगा, म्यू नॉट N1 N2 A बाय L। सेम उसी तरीके से for two long coaxial solenoid of same length and cross sectional area the mutual inductance is same and leads to the principle of reciprocity। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एक के कारण दूसरे में, दूसरे के कारण पहले में सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन होता है, इसलिए इसमें प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी भी बोला जा रहा है। M12 इक्वल्स टू M21 मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 ड्यू टू करंट इन 2 इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 ड्यू टू करंट इन 1। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस है जिसको जानने जरूरी है, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बताए भी थे आपको। सेल्फ इंडक्शन जब निकाल रहे थे, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, उसमें अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोगों को मैग्नेटिक सब्सटेंस डालना पड़ेगा कॉइल के अंदर। अगर हम दो कॉइल के म्यूचुअल इंडक्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो भी हमको यहाँ पर मैग्नेटिक कोर के ऊपर दोनों को लपेटना पड़ेगा। ठीक है, if solenoid S1 and S2 have number of turns N1 and N2 of different radii R1 and R2, R1 is less than R2, तब वैसी स्थिति में एरिया हम लोग किसका लेंगे, एरिया हम लोग लेंगे जिसका कम रहेगा एरिया। याद रखिएगा, जब भी हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे तो जिसका एरिया कम होगा, हम तो डेरिवेशन में एरिया दोनों का मान लिए थे सेम, मगर डेरिवेशन अगर हमको ऐसा मिलता है जिसमें एरिया अलग अलग आ रहा है तो जिसका एरिया कम होगा उसी का हम लोग एरिया लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ओनली ऑन द रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ द सोलेनॉइड। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, अगर दो कॉइल को हम आपस में कपल्ड किए, एक के ऊपर दूसरे को लपेटे हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हम लोग पता कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला K इक्वल्स टू M डिवाइडेड बाय रूट अंडर L1 L2। K का वैल्यू जनरली लेस देन 1 होता है, कुछ ना कुछ लॉस हो ही जाता है। L1 L2 अगर सीरीज में रहेगा तो जैसे आप कैपेसिटर के लिए पढ़े इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, रेजिस्टर के लिए पढ़े इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज इन पैरेलल एंड पैरेलल, उसी तरह से इंडक्टर के लिए भी होता है। अगर सीरीज में इंडक्टर होगा तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस हो जाएगा L1 प्लस L2, पैरेलल में होगा तो 1/L इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2। धन्यवाद।